आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस भाग में। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत कवि मैथिली शरण गुप्त के परिचय एवं उनकी व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। आइए देखिए, कवि मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म अगस्त 1886 ईस्वी को चिरगांव झांसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम रामचरण कनकने था और माता का नाम काशीबाई था। इन्हें हिंदी, बंगला और संस्कृत भाषा का ज्ञान था। इन्होंने अपने काव्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं महाकाव्य इन्होंने दो लिखे, साकेत और यशोधरा। खंड काव्य इनके उर्मिला, लीला, विष्णुप्रिया, शकुंतला, पृथ्वीपुत्र, जय भारत, युद्ध, झंकार, किसान, गुरु तेग बहादुर, अर्जुन और विसर्जन, काबा और करबला, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, जयद्रथ वध आदि मुख्य थे। देखिए कि खंड काव्य को आसानी से इस पंक्ति के माध्यम से याद किया जा सकता है। जैसे देखिए, उर्मिला, लीला, विष्णुप्रिया, शकुंतला पृथ्वी पुत्र के साथ जयद्रथ का वध करने के लिए पंचवटी के मार्ग से द्वापर की ओर बढ़े। तभी किसानों ने युद्ध की झंकार उत्पन्न कर, काबा का करबला और अर्जुन का विसर्जन कर जय भारत का। तभी वहां सिद्धराज गुरु तेग बहादुर आए। देखिए, उर्मिला, लीला, विष्णुप्रिया, शकुंतला, पृथ्वी पुत्र, जयद्रथ वध, पंचवटी, द्वापर, किसान, युद्ध, झंकार, काबा और करबला, अर्जुन और विसर्जन, जय भारत, सिद्धराज, गुरु तेग बहादुर, ये सभी इनके प्रमुख खंड काव्य हैं। इस पंक्ति के माध्यम से आसानी से इन्हें याद किया जा सकता है। देखिए इनके नाटक राजा प्रजा, वन वैभव, रंग में भंग, वैतालिक, हिडिंबा, विरहिणी, शक्ति, स्वदेश गीत आदि। देखिए इन्हें कैसे याद करेंगे? इस पंक्ति के माध्यम से याद करेंगे कि एक बार राजा और प्रजा वन वैभव देखने गए, तभी उनके रंग में भंग पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि वहां वैतालिक हिडिंबा विरहिणी होकर अपनी संपूर्ण शक्ति से स्वदेश गीत गा रही थी। देखिए, राजा प्रजा हो जाएगा, वन वैभव, उसके बाद रंग में भंग, वैतालिक, हिडिंबा, विरहिणी, शक्ति, स्वदेश गीत। तो ये इनके मुख्य नाटक हैं। देखिए विशेषताएं देखिए कि कवि गुप्त हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि। देखिए खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है और खड़ी बोली के प्रथम और महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनकी कृति भारत भारती, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई और इसी के प्रभाव को देखते हुए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया या राष्ट्र कवि की पदवी प्रदान की। 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्नवासवदत्ता का इन्होंने अनुवाद भी किया। देखिए अब हम कवि मैथिली शरण गुप्त की व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं। यशोधरा शीर्षक कविता में व्याख्याएं उद्धृत है। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। देखिए व्याघात का होता है पीड़ा अथवा कष्ट। इस काव्यांश के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के पति सिद्धार्थ के सिद्धि प्राप्त हेतु चले जाने पर यशोधरा की मनः स्थिति का चित्रण करने का प्रयास किया है।
यशोधरा अपनी मनस्थिति को अपनी सखी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहती है कि हे सखी, मेरे प्रियतम सिद्धियां प्राप्त करने हेतु गए हैं, यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। पर चोरी चोरी गए, यह बड़ा व्याघात। परंतु वे मुझे बिना कुछ बताए चुपचाप चले गए, यह बात मुझे बड़ी पीड़ा एवं कष्ट देती है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। कि हे सखी, यदि वे मुझे बतलाकर जाते, अपनी सिद्धियों के संबंध में कहकर जाते, तो क्या वे मुझे अपने इस भक्ति रूपी पथ की बाधा ही पाते। अर्थात क्या मैं उन्हें जाने नहीं देती अथवा जाते समय रोक लेती। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। कि हे सखी, मुझे मेरे प्रियतम ने बहुत मान सम्मान दिया। माना का अर्थ मान सम्मान देना। परंतु फिर भी वे मुझे पूरी तरह पहचान नहीं पाए। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। कि हे सखी, मैंने अपने प्रियतम को ही महत्वपूर्ण समझा और उनकी मनोनुरूप इच्छा के अनुसार ही कार्य किया। जो उन्हें उचित लगा उसी के अनुसार आचरण किया। परंतु हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो मुझे इतना आघात अथवा इतनी पीड़ा नहीं होती। देखिए, अगर विशेष की बात करें तो कह सकते हैं कि इस कथानक में यशोधरा की मनस्थिति या विरहानुभूति का चित्रण किया गया है। भाषा सरल है, सहज है और साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार की छटा भी इसमें देखने को मिलती है। देखिए, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, सुसज्जित करना अर्थात भली भांति तैयार करना, अच्छी तरह तैयार करना। प्राणों के पण अर्थात प्राणों की बाजी लगाकर देखिए, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा की मार्मिक स्थिति का चित्रण करने का प्रयास किया। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते। छात्र धर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म। कवि यशोधरा के शब्दों में कहते हैं कि हे सखी, अवसर आने पर हम भारतीय नारियां अपने प्रियतम को अपने ही हाथों से सुसज्जित करते हुए क्षण भर में प्राणों की बाजी लगाकर रण क्षेत्र में अर्थात युद्ध क्षेत्र में भेज देती हैं, क्योंकि हम क्षत्रिय धर्म का पालन करना भली भांति जानती हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, परंतु हे सखी, मेरे प्रियतम तो मुझे बिना बताए ही चले गए। यदि वे मुझे अपने महाविनिष्क्रमण के संदर्भ में बतलाते, महाविनिष्क्रमण के संबंध में बतलाते, तो मैं उन्हें कदापि जाने से ना रोकती और उन्हें किसी क्षत्रिय रानी की भांति सहर्ष विदा कर देती। परंतु उन्होंने मेरे मनोभावों को समझने का प्रयास नहीं किया। हुआ न वह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते,
सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा कहती है कि मेरा भाग्य भी अब अभाग्य में परिवर्तित हो चुका है। अब मैं अपने प्रियतम की किस बात पर गर्व करूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बतलाना भी उचित नहीं समझा। जिसने अपनाया था त्यागा, कि जिसने मुझे सहधर्मिणी के रूप में अपनाया था, आज उन्होंने मुझे ही बिना बतलाए चले जाने पर त्याग दिया है। रहे स्मरण ही आते, कि अब तो उनकी केवल मधुर स्मृतियां ही मुझे स्मरण आती हैं, याद आती हैं, जिनसे अत्यधिक विरहानुभूति होती है। सखी वे मुझसे कहकर जाते कि हे सखी, कितना अच्छा होता कि यदि मेरे प्रियतम मुझे बतला कर जाते अथवा महाविनिष्क्रमण के संदर्भ में कहकर जाते। देखिए, विशेष की बात की जाए तो इसमें भी आपके एक तो तुकांतता का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल सहज है। आशा करता हूं कि आप सभी को कवि मैथिली शरण गुप्त के ये व्याख्याएं भली भांति समझ में आई होगी। और यदि यह भाग उचित लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।